हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही ताजा और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसे फैला दीजिए, मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी को उसका लाभ मिल सके। कि कठिन राहों में जो आसमां को सफर बनाते हैं, कठिन राहों में जो आसमां को सफर बनाते हैं, हर मुश्किल वक्त में भी सदा मुस्कुराते हैं, प्रतीक्षा भी मंजिलें करती भी है, प्रतीक्षा उस राह की जो कि सीढ़ियां लगा करके आसमान में घर बनाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी जोर शोर के साथ, जोर जुनून और जज्बे के साथ अपना कायम रखना है, अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाना है ताकि हर कोई एग्जाम में आप जाकर के झंडे गाड़ सके। आप पहले भी विजेता थे, अब भी विजेता है और आने वाली एग्जाम में भी विजेता बनकर के उभरोगे। बशर्ते आपको मेहनत पर पूरा भरोसा रखना है, पूरी तरीके से तैयारी करनी है, मेहनत को अपना हथियार बना करके कि जज्बे अपने जोश जुनून और जज्बे में कभी भी कमी मत आने देना। जब भी आपको कभी भी अगर ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो एक बार जरूर अपने आप में थोड़ा सा अपने अंदर झांकिएगा, क्योंकि आप वही होते हैं जो अपनी पूरी किस्मत को बदल सकते हैं। अपनी जिंदगी को बदलने वाले केवल आप ही होते हैं। तो जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि मैं कुछ नहीं कर पाता तो एक बार अपने शीशे में जाकर के आप अपना शकल देख करके उसके सामने फेस करके उसमें देखना है, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जिसके लिए लोग मना करते हैं कि कुछ तुमसे नहीं हो पाएगा, और काम भी वही करने में मजा आता है जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। उसी काम को उन लोगों को करके दिखाना है और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना है। बड़ा बड़ा कर बड़ा कोई काम नहीं होता है, छोटा कोई काम नहीं होता है, लेकिन आपको उसके लिए पूरी तरीके से जोर जुनून और जज्बे के साथ में मेहनत करनी पड़ती है। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ अगर तो डुबकी अभी अधूरी है, कुछ ना आया हाथ अगर तो डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। इसलिए आपको स्टार्टिंग करना जरूरी होता है। कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, लेकिन आपको हमेशा उससे लड़ना है और उसके पहले छोटी सी आपको क्या कर देना है, एक कदम बढ़ा देना है, स्टार्ट कर देना है। अगर आपने एक कदम बढ़ाया है तो आपको उसको कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको मेहनत हो आपकी मेहनत होगी वो एक दिन जरूर रंग लाती है। सफलता समय मांगती है, और जिसने इसको समय को दे दिया है कि जिंदगी में कभी भी परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ठोकर का लगना भी जरूरी होता है। क्योंकि जिंदगी में ठोकर और ताश में जोकर कभी भी माहौल बदल देते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपके जीवन में परिस्थितियां विषम होती है या कठिनाइयां आती है तो उनसे भागना नहीं होता है, क्योंकि जो इंसान कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। तो इसीलिए जब लोग मिलेंगे आपसे तो आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देख ले रहे हैं। इसीलिए आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, और नर्सिंग ऑफिसर में बनकर ही नहीं रुकना है। जिंदगी में उस नर्सिंग के उस सर्वोच्च मुकाम को हासिल करना है। जो सपना आपने पहली क्लास में देखा था उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। तो पढ़ते हैं अपन फाइलेरियासिस के बारे में। फाइलेरियासिस क्या होता है, किससे फैलता है और क्यों फैलता है, क्या क्या इसका देखने को मिलेगा। तो फाइलेरियासिस ये क्या है, यहाँ पर मेनली यहाँ पर बात करेंगे एलिफेंटियासिस के बारे में या फाइलेरियासिस के बारे में। अपन पढ़ने वाले हैं कि फाइलेरियासिस क्यों होता है, किससे फैलता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं फाइलेरियासिस क्या होती है। तो फाइलेरियासिस को ही एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं, जिसे हाथी पांव रोग के नाम से जाना जाता है। हाथी पांव रोग आपने पहले पढ़ा हुआ होगा कि यहाँ पर हाथी पांव रोग, या जिसमें जो पैर होते हैं बिल्कुल हाथी की तरह सूज करके बहुत सारी स्वेलिंग होकर के मोटे मोटे हो जाते हैं, उन्हें हाथी पांव रोग या फिर एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या होती है, तो यहाँ पर ये मेनली देखने को मिलती है, निमेटोड वर्म होती है, निमेटोड वर्म, निमेटोड वर्म देखने को मिलेगी, जो कि वर्म से निमेटोड वर्म होती है, मेनली वर्म से फैलने वाली डिजीज होती है। बात करें इसके पॉजिटिव एजेंट की, तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या देखने को मिलेगा। पॉजिटिव एजेंट की बात करते हैं तो मेनली वुचेरिया, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई से फैलती है। बात करें फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस की, तो इसे हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये निमेटोड वर्म डिजीज होती है। तो ये क्या है, निमेटोड वर्म होती है, निमेटोड वर्म डिजीज है।
जो मेनली किससे फैलती है, निमेटोड से फैलती है। बात करें पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई इसका मेनली पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलता है। अब वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई कहां पर देखने को मिलेगा, तो वुचेरिया जो ब्रैंकोप्टाई होता है वो मेनली इंडिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें कि इंडिया के बाहर वर्ल्ड में कौन सा देखने को मिलते हैं, तो इसकी मेनली जो कॉमन स्पीसीज होती है इंडिया में कौन सा होता है, वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई देखने को मिलेगा। इन इंडिया में बात करें तो कौन सा होगा, वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई होगा। लेकिन बात करें वर्ल्ड में कौन सा देखने को मिल सकते हैं, तो इसकी दो और स्पीसीज होती है। तो दो स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती है, या तो ब्रूगिया टिमोरी या ब्रूगिया मलाई के नाम से इसको जानते हैं। तो इसकी मेनली जो स्पीसीज होती है ब्रूगिया टिमोरी एंड ब्रूगिया टिमोरी एंड ब्रूगिया मलाई। तो यहाँ पर ब्रूगिया टपोरी नहीं है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ब्रूगिया टिमोरी होगी और ब्रूगिया मलाई होती है। ये दोनों क्या है, निमेटोड्स होती है। तो निमेटोड बॉर्न होते, निमेटोड वर्म होते हैं ये ब्रूगिया टिमोरी एंड ब्रूगिया मलाई। निमेटोड निमेटोड्स वर्म है ब्रूगिया टिमोरी एंड ब्रूगिया मिलाई। बात करते हैं ये मेनली किसमें पाई जाती है, वर्ल्ड में पाई जाती है आउटसाइड ऑफ द इंडिया। मेनली इंडिया की बात करें तो इंडिया में पाया जाता है वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई, इन इंडिया में देखने को मिलेगा। जबकि ब्रूगिया मलाई और ब्रूगिया टिमोरी होती है कहां पर देखने को मिलती है, तो वर्ल्ड में पाई जाती है। अदर स्पीसीज है दोनों। बात करें इसमें डेफिनेटिव होस्ट का, तो इसका तो वेक्टर की बात कर लेते हैं पहले कि वेक्टर क्या होता है। तो अगर मान लीजिए ब्रूगिया वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई होगा, तो वुचेरिया जो ब्रैंकोप्टाई होता है इसका वेक्टर की बात करें तो वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई का जो वेक्टर होता है वो क्या देखने को मिलेगा, तो वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई का जो वेक्टर होता है कुलेक्स होगा। कुलेक्स मॉस्किटो की वजह से देखने को मिलता है, तो वेक्टर होगा कुलेक्स देखने को मिलेगा वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई की बात करें तो। लेकिन बात कर ली जाए ब्रूगिया टिमोरी की एंड ब्रूगिया मलाई, ब्रूगिया टिमोरी एंड ब्रूगिया मलाई के बारे में बात करते हैं। ब्रूगिया टिमोरी एंड ब्रूगिया मलाई का जो वेक्टर होता है वो कौन सा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मैनसोनिया होता है ये वेक्टर देखने को मिलता है। तो मैनसोनिया होता है, किसका वेक्टर होता है, ब्रूगिया टिमोरी एंड ब्रूगिया मलाई का देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई का जो वेक्टर होता है क्या देखने को मिलेगा, कुलेक्स होता है। लेकिन वेक्टर की बात करें कि यहाँ पर ब्रूगिया टिमोरी और ब्रूगिया मलाई की, तो यहाँ पर मैनसोनिया मेनली देखने को मिलता है। ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यहाँ पर डेफिनेटिव होस्ट के और इंटरमीडिएटेड होस्ट की। तो इसमें जो डेफिनेटिव होस्ट होता है जहां पर मेनली ये पाया जाता है उसे डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं, जो कि पूरी तरीके से वो अपने घर बनाकर रहता है। डेफिनेटिव होस्ट होगा, ह्यूमन देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें इंटरमीडिएटेड होस्ट क्या कौन सा होता है, तो इंटरमीडिएटेड होस्ट क्या होगा। इंटरमीडिएटेड होस्ट की मैं बात करूं तो यहां पर देखने को मिलेगा कि यहां पर जो मॉस्किटो होता है वो क्या होगा, इंटरमीडिएटेड होस्ट होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क लगा करके लिख लीजिए कि यहाँ पर फाइलेरियासिस में जो इंटरमीडिएटेड होस्ट होता है मॉस्किटो होता है, लेकिन डेफिनेटिव होस्ट होगा वो ह्यूमन होता है। लेकिन बात करूं इन मलेरिया में, आपको मलेरिया में मैंने पढ़ाया था, अगर मलेरिया में बात करें यहाँ पर डेफिनेटिव होस्ट की, तो वहां पर उल्टा था इसका। जो डेफिनेटिव होस्ट था कौन में देखने को मिल रहा था, तो मलेरिया में मॉस्किटो था वो क्या था, यहाँ पर डेफिनेटिव होस्ट था। लेकिन बात करी थी अपन ने इंटरमीडिएटेड होस्ट की। इंटरमीडिएटेड होस्ट का मतलब था कि यहाँ पर घर बनाकर नहीं रहता है, कभी कभी जाकर के उसमें जाता है। अगर मान लीजिए आपका परमानेंट घर है तो डेफिनेटिव होगा। लेकिन बात करें अगर किसी दोस्त के घर में आप जाते हैं कुछ समय के लिए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंटरमीडिएटेड कहलाता है। तो इंटरमीडिएटेड होस्ट होता है, इसमें क्या था, ह्यूमन देखने को मिल रहा था मलेरिया में। लेकिन फाइलेरिया की बात करें तो इन फाइलेरियासिस में क्या था, फाइलेरियासिस में डेफिनेटिव होस्ट है, ह्यूमन देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरमीडिएटेड होस्ट की बात करें तो यहां पर देखने को मिलता है मॉस्किटो। लेकिन मलेरिया में इसका जस्ट अपोजिट था। मलेरिया में जहां पर डेफिनेटिव होस्ट मॉस्किटो था और इंटरमीडिएटेड होस्ट था वो ह्यूमन देखने को मिल रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलेरिया में इंटरमीडिएटेड होस्ट क्या होता है, ह्यूमन देखने को मिलेगा। फाइलेरिया में इंटरमीडिएटेड होस्ट कौन होता है, मॉस्किटो देखने को मिलेगा। बात करें मलेरिया
एग्जाम में डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है, मॉस्किटो होता है। लेकिन बात करें कि डेफिनेटिव होस्ट इन द फाइलेरियासिस में कौन देखने को मिलेगा, ह्यूमन देखने को मिलेगा। तो 4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं इसका कि इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, अगर इंक्यूबेशन पीरियड की मैं बात करूं तो यहां पर 8 से लेकर के 16 मंथ का देखने को मिलेगा, 8 to 16 मंथ का यहां पर इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। बात करें अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो मेनली क्या होगा, वेक्टर बोर्न होती है और ये वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। अब इसके लिए क्या देखने को मिलेगा, ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज होती है, वेक्टर से फैलने वाली होती है। वेक्टर क्या क्या हो सकता है, फ्लाई हो सकती है, मेनली क्या होता है इसका वेक्टर मॉस्किटो होगा, और मॉस्किटो वेक्टर बुचोरिया ब्रैंकोप्टाई के लिए जो जिम्मेदार है वो कुलैक्स होता है। लेकिन बात करें ब्रूगिया टिमोरिया और ब्रूगिया मलाई के लिए मैनसोनिया वेक्टर होता है, वो मेनली क्या होगा, जिम्मेदार देखने को मिलता है। अब बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वेक्टर बोर्न होता है, वेक्टर से फैलता है। अब बात करें कि डिजीज होती है, ये मेनली क्या होती है, पैरासाइटिक डिजीज होती है, पैरासाइट से फैलने वाले डिजीज होती है, और मेनली किसको अफेक्ट करती है। तो अगर पूछा जाए कि फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस में मेनली किसको अफेक्ट करती है, तो ये लिम्फ नोड को और लिम्फ सिस्टम को जाकर के ये मेनली क्या करेगी, अफेक्ट करती है, लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स को अफेक्ट करती है। तो ये डिजीज होती है मेनली क्या करती है, इट अफेक्ट द, तो यहां पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट अफेक्ट मेनली lymph node and lymph vessels। लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स को मेनली क्या करती है, ये यहां पर मेनली अफेक्ट करती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, कि जो फाइलेरियासिस होता है या एलिफेंटियासिस होता है मेनली किसको अफेक्ट करता है, तो ये लिम्फ नोड को और लिम्फ वेसल्स को मेनली ये अफेक्ट करेगा। अब इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, तो लाइफ साइकिल के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, आप सेल्फ मेकिंग इसके नोट्स बनाना है, क्योंकि यहां पर मेनली आपको देखने को मिलेगा लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो अगर मान लीजिए कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको जाकर के, अगर मान लीजिए मैं इन्फेक्टेड पर्सन था, मेरे को फाइलेरियासिस है, और अगर मान लीजिए कोई हेल्दी पर्सन ने, हेल्दी मॉस्किटो ने आकर के मेरे ब्लड को क्या किया, शक किया, तो जैसे ही उसने ब्लड को इंजेस्टेड किया तो उसमें क्या हो गया, वो इन्फेक्टेड हो गया माइक्रोफिलेरियाई से। माइक्रोफिलेरिया क्या होती है, माइक्रोफिलेरिया का मतलब होता है कि अडल्ट वर्म की अर्ली स्टेज होती है, अडल्ट वर्म की उसे नाम दिया जाता है, या अडल्ट लार्वा होते हैं उनकी जो अर्ली स्टेज होती है उनको नाम दिया जाता है माइक्रोफिलेरियाई के नाम से उनको जानते हैं। उसके बाद में जैसे ही माइक्रोफिलेरियाई को किसमें जाएंगे, इन्फेक्टेड हो गया मॉस्किटो माइक्रोफिलेरियाई से, उसके बाद में वो क्या होगा, उसका शेड होकर के मिडगट वाल में तक क्या हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे और उसकी थोरेसिक मसल तक चले जाते हैं मॉस्किटो में। उसके बाद में रिलीज होगा, इन्फेक्टेड लार्वा रिलीज करता है, और इन्फेक्टेड लार्वा माइग्रेट करके कहां चले जाते हैं, प्रोबोसिस या उसके जो नोज की टिप होती है वहां तक पहुंच जाएगा। उसके बाद में अब इन्फेक्टेड मॉस्किटो हो गया, इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने जैसे ही जाकर के कोई हेल्दी ह्यूमन को क्या करेगा, बाइट करेगा और ब्लड को क्या करेगा, सक करेगा, तो उसके क्या थे, लार्वा थे, उनको वो अडल्ट वर्म में या उसके ब्लड में डाल देता है। ह्यूमन के ब्लड में जैसे ही डालेगा उसके बाद में वो क्या होगा, उसके लार्वा थे वो कहां पर चले जाएंगे, माइग्रेट होकर के उसके लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। तो वहां पर वो माइग्रेट होकर के लिम्फ नोड में चले जाएंगे और वहां पर क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं अडल्ट वर्म। अब अडल्ट वर्म क्या करेंगे, अडल्ट वर्म जैसे ही अडल्ट वर्म बन गए, ये माइग्रेट होकर के लिम्फ नोड में जाएंगे, अडल्ट वर्म बनेगा। अब वर्म रिलीज करेंगे, जो अडल्ट वर्म है वो रिलीज करेंगे माइक्रोफिलेरियाई। अब माइक्रोफिलेरियाई जाकर के क्या हो जाएंगे, लिम्फ नोड और ब्लड वेसल्स में जाकर के अब उनको अफेक्ट करने लग जाती है। तो ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले क्या होगा कि इसमें मेनली मॉस्किटो होगा, वो जाकर के इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा और वो इन्फेक्टेड हो जाएगा माइक्रोफिलेरियाई से। उसके बाद में जो माइक्रोफिलेरियाई थे उसके मिडगट वाल में जाकर के उसकी थोरेसिक मसल तक पहुंच जाती है और उसकी नोज टिप में जाकर के माइग्रेट होकर के उसके प्रोबोसिस तक पहुंच जाएगी, जिसे नोज टिप या उसके जो मच्छर के सींग होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। अब उसके बाद में जैसे ही मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया और इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने जाकर के हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा तो अपने लार्वा को क्या कर देगा, उसके ब्लड में डाल देगा। अब जैसे ही लार्वा को उसके ब्लड में डालेगा उसके बाद में जो लार्वा से क्या बने थे, माइक्रोफिलेरियाई थे, वो जाकर के कहां पहुंच जाएगी, उसके ब्लड वेसल से लिम्फ वेसल्स में पहुंच जाएगी और ये माइग्रेट होकर के अडल्ट वर्म होगा, माइक्रोफिलेरिया रिलीज करेगा और उसके
ब्लड लिम्फ वेसल्स को पूरी तरीके से इन्फेक्टेड कर देती है। इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ लिया अपन ने कितना होता है, 8 से लेकर के 16 महीने का देखने को मिलेगा, तो 8 to 16 मंथ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, किसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अपन बात करेंगे, उसमें क्या देखने को मिलता है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में या साइन एंड सिम्टम के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो मेनली क्या देखने को मिलेगा, फीवर होगा, विथ चिल्स, बुखार आएगा, किसके साथ में ठंड लग करके पर्सन को बुखार आएगा, और उसके साथ में लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगी। लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी का मतलब होता है इंक्रीज द साइज ऑफ द लिम्फ नोड की साइज होती है वो बढ़ जाएगी। अब कहां की लिम्फ नोड की साइज बढ़ती है, मेनली इंग्वाइनल एंड एक्सिलरी, इंग्वाइनल एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड की साइज होती है वो इंक्रीज हो जाएगी लिम्फ नोड की साइज। आगे बात करते हैं, टेस्टिकुलर पेन देखने को मिलेगा, टेस्टिकुलर एंड एक्सिलरी पेन देखने को मिलता है। तो टेस्टिकुलर और एक्सिलरी पेन देखने को मिलेगा। बात करें कि स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग कहां पर होती है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड की क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कहां की लिम्फ नोड की स्वेलिंग देखने को मिलेगा, तो मेनली जो स्वेलिंग होती है लिम्फ नोड की वो जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन्स की स्वेलिंग देखने को मिलेगी लिम्फ नोड की। टेस्टिकुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगा, वजाइना, वल्वा, वल्वा, वजाइना, सर्विक्स की यहां पर मेनली क्या होती है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये सभी के तरीके से स्वेलिंग हो जाएगी लिम्फ नोड की, जेनाइटल ऑर्गन की, टेस्टिकुलर, वल्वा, वेजाइना एंड सर्विक्स की मेनली क्या हो जाती है, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ब्रेस्ट की लिम्फ नोड होती है उनमें भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो पेन होता है, स्वेलिंग होती है, और यहाँ पर फीवर विद चिल्स देखने को मिलेगा। ये इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। बात करते हैं बाद में किसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो डायग्नोसिस की बात करेंगे। डायग्नोसिस के लिए जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है सर्विलेंस का या एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस का, मोस्ट कॉमन एपिडेमियोलॉजिकल, मोस्ट कॉमन एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस की बात करें, मोस्ट कॉमन एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस के, तो उसका जो मोस्ट कॉमन एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस होता है वो क्या देखने को मिलेगा, मास ब्लड सर्वे, मास ब्लड सर्वे किया जाता है। और मास ब्लड सर्वे में क्या करेंगे, मास ब्लड सर्वे में, तो मास ब्लड सर्वे में क्या किया जाता है, यहाँ पर मेनली क्या की जाती है, एक थिक फिल्म बनाई जाती है, थिक फिल्म बनाई जाती है। अब कितने एमएम की बना, कितने क्यूबिक एमएम की, तो 20 क्यूबिक एमएम की एक थिक फिल्म बनाई जाती है। और उसमें जो ब्लड लेते हैं, ब्लड का जो सैंपल लिया जाता है, ब्लड की जो सैंपलिंग करते हैं, कब करते हैं, तो ब्लड की सैंपलिंग की जाती है 8:30 PM टू 12 AM, रात को 8:30 बजे से लेकर के 12 AM तक इसमें मेनली क्या देखने को मिलेगा, इसकी सैंपलिंग करते हैं। अब यहाँ पर कब इसको क्या किया जाता है, मोस्ट एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस होता है वो क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मास ब्लड सर्वे किया जाएगा। मास ब्लड सर्वे में एक थिक फिल्म बनाई जाती है 20 क्यूबिक एमएम के, और कलेक्ट करते हैं ब्लड को। कब कलेक्ट करना है, तो ब्लड सैंपलिंग करनी है 8:30 PM टू 12 AM के बीच में। यहाँ पर क्या करनी होती है, ब्लड की सैंपलिंग करनी होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या मिल सकेंगे, आपको माइक्रोफिलेरिया देखने को मिलेगा। क्यों करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ब्लड सैंपलिंग कब करेंगे, 8:30 से 12 AM के बीच में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलते हैं, मेनली माइक्रोफिलेरिया का जो साइज टाइम होता है या माइक्रोफिलेरिया का रिलीज होता है वो इसी टाइम पे होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मेनली माइक्रोफिलेरिया ही देखने को मिलती है, एमएफ देखने को मिलेगा, माइक्रोफिलेरिया यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन बात करें अगर कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें, ये क्या था, एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस टेस्ट है, लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो फिल्ट्रेशन मेथड देखने को मिलेगा। तो यहां पर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड होता है, ये क्या हो गया, कन्फर्मेटरी टेस्ट, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन,
मेथड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड होता है, और ये क्या होता है, एक किट मेथड होता है। ये क्या देखने को मिलेगा, कंफर्मेटरी होता है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड होगा, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है फाइलेरियासिस के लिए। अगर कंफर्मेटरी टेस्ट की बात की जाए तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड होता है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। और ये क्या है, एक किट टेस्ट होता है। अब बात करते हैं नॉर्मल फाइलेरियासिस कंट्रोल, नेशनल फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, कि नेशनल फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और आने की संभावना होती है। तो एक साथ में आपको सभी प्रोग्राम होगा, उन सभी को एक साथ में एक साथ पढ़ा दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं अभी नेशनल फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, कि नेशनल फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था। तो ये आया था, स्टार्टेड कब हुआ, 1955 में, 1955 में, 1955 में ये कब क्या हो गया था, स्टार्टेड हो गया था। और इसको किसमें इंक्लूडेड किया गया है, तो इट इंक्लूडेड इन द नेशनल वेक्टर कंट्रोल ऑफ द डिजीज एंड नेशनल वेक्टर कंट्रोल ऑफ द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज एंड कंट्रोल प्रोग्राम में एनवीबीडीसीपी में इसको क्या किया गया है, एनवीबीडीसीपी में इसको इंक्लूडेड किया गया है। इसका मतलब होता है नेशनल, आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में इसको क्या किया गया है, इंक्लूडेड किया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन एक महाराष्ट्र सीएचओ में पूछा गया था, कि जिसमें नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम में कौन कौन से इंक्लूडेड है। तो उसमें पूछा था, मलेरिया था, फाइलेरियासिस था, डेंगू वगैरह थे, और यहाँ पर मीजल्स नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है कि मीजल्स इसका नहीं रहने वाला था। यह अपन ने महाराष्ट्र सीएचओ का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया था। जब आपने देखा होगा कि उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बात करते हैं इसका ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में, ट्रीटमेंट की बात करेंगे, कि अगर किसी को फाइलेरियासिस है या उसका प्रिवेंशन करना है तो उसके लिए आपको क्या उपचार करना होगा, क्या ट्रीटमेंट है, क्या उसके प्रिवेंशन हो सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर मेनली आप ट्रीटमेंट की बात करेंगे सबसे पहले, कि ट्रीटमेंट के लिए और माइक्रोफिलेरिया को किल करने के लिए या फिर अडल्ट वर्म है उनको किल करने के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो सबसे पहले पढ़ना है, टू किल द माइक्रोफिलेरिया को किल करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की या मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट की या बात करें मैनेजमेंट इसका क्या होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले, टू किल द माइक्रोफिलेरियाई, माइक्रोफिलेरिया को किल करने के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, यहां पर मेनली देखने को मिलेगा आपको इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है डीईसी होगा, डाइथाइल कार्बामेजिन, डाइइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट होती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। डीईसी थेरेपी देते हैं यहाँ पर, डीईसी थेरेपी। और डीईसी का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इसका मतलब होता है डाई इथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट। डीईसी का मतलब होता है डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। डीईसी का मतलब है डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट के नाम से इसको जाना जाएगा। आगे बात करते हैं कितनी देते हैं, तो इसको 6 mg पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। 6 mg पर केजी की बात करें, यहाँ पर इसकी डोज क्या होगी, डीईसी की डोज होती है 6 mg पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। कितने दिन तक देते हैं, तो फॉर 12 डेज तक दिया जाएगा। इसमें अगर टोटल पूछ ली जाए तो टोटल कितनी डोज देते हैं, 72 mg पर केजी। अब 72 कहां से आया, तो टोटल की बात करें तो 72 mg पर केजी टोटल डोज होती है इसकी, जहां पर पूरी तरीके से 12 दिन तक देंगे। तो 6 को आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो 12 चखाने बेहतर आएंगे। तो यहाँ पर 72 mg पर केजी के हिसाब से इसको दिया जाता है। 6 mg पर केजी के हिसाब से 12 डेज तक देते हैं। टोटल डोज होती है तो 72 mg पर केजी देंगे। प्लस इसके साथ में क्या दिया जाता है, आइवरमेक्टिन देते हैं। आइवरमेक्टिन, अब आइवरमेक्टिन कितनी देंगे, तो आइवरमेक्टिन की जो डोज होती है 200 माइक्रोग्राम
पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, तो 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे। और ये क्या होती है, स्टेट डोज होती है, इसको रिपीट नहीं करते हैं, एक बार देते हैं तो इसको स्टेट डोज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मेनली आपको देखना है, अगर माइक्रोफिलेरिया ही है, अब माइक्रोफिलेरिया क्या होती है, जो अडल्ट लार्वा होते हैं या अडल्ट वर्म होते हैं, उनकी अर्ली स्टेज को माइक्रोफिलेरिया कहते हैं। अगर अर्ली स्टेज में उनको मारना है, किल करना है माइक्रोफिलेरिया को, तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है यहाँ पर डीईसी देखने को मिलेगी, डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, रायपुर एम 2019 ने क्वेश्चन पूछा था डीईसी के बारे में। बात करते हैं कितनी देती है, तो डोज का 6 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, 12 दिन तक देंगे तो 12 डेज तक देते हैं। टोटल डोज की बात की जाए तो 72 mg पर केजी हो गई। आगे बात करते हैं, इसके साथ में आइवरमेक्टिन दिया जाता है और इसकी जो डोज होती है 200 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से देंगे। स्टेट डोज होती है, केवल एक बार देना होता है। आगे बात करते हैं अडल्ट लार्वा, अगर अडल्ट लार्वा बन गए हैं, अडल्ट लार्वा है, अडल्ट लार्वा है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो अडल्ट लार्वा के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एल्बेंडाजोल और एल्बेंडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अडल्ट लार्वा। अगर अडल्ट लार्वा है तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एल्बेंडाजोल होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये आपके लिए। अडल्ट लार्वा को अगर किल करना है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है एल्बेंडाजोल होती है। कितनी देते हैं, तो यहाँ पर 400 mg देते हैं ट्वाइस इन वीक। कितना देना है, तो ट्वाइस इन ईयर, ईयर में 2 बार देते हैं, साल में 2 बार दी जाती है। कितना देते हैं, 400 mg ट्वाइस इन ए ईयर, ईयर में 400 mg दी जाती है। ट्वाइस दिन में, ईयर में 2 बार देंगे, यानी इसको दिया जाता है एवरी 6 मंथ में देते हैं, तो एवरी 6 मंथ में इसको दिया जाता है, या दे सकते हैं एवरी 6 मंथ में देंगे। कितना देते हैं, 400 mg 400 mg देंगे। कब देते हैं, तो ओडी दी जाती है इसको। और कब ओडी देंगे, यानी स्टेट में देना है, ओडीएचएस देते हैं। कब देनी होती है, तो रात में एट ए बेड टाइम, जब सोते हैं उस टाइम पर देते हैं। और मेनली इसके साथ में कुछ मीठा खा करके लेने की सलाह दी जाती है, ताकि जो भी जाएगा उसके माइक्रोफिलेरिया, जैसे इंटेस्टाइन में मीठा पहुंचेगा उसको खाने के लिए माइक्रोफिलेरिया आएगी और ये टैबलेट है उसको क्या कर देगी, उड़ा करके बाहर लेकर के आपको आ जाती है स्टूल के साथ में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं यहाँ पर, अगर मास प्रोफाइलेक्सिस करना है, मास थेरेपी देनी है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डीसी मेडिकेटेड साल्ट देना है। अगर आप प्रिवेंशन करना चाहते हैं, मास पूरी कम्युनिटी का एक साथ प्रिवेंशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई में डीसी मेडिकेटेड साल्ट देना पड़ेगा। और डीसी मेडिकेटेड साल्ट कितना देते हैं, तो 1 to 4 mg पर केजी के हिसाब से 1 to 4 mg पर किलोग्राम में दिया जाता है, तो 1 to 4 ग्राम देते हैं। कितना देंगे, डोज कितनी होती है, तो 1 से लेकर के 4 ग्राम पर केजी साल्ट में ये मिलाई जाती है। बात करें अगर मास प्रोफाइलेक्सिस करना है या मास थेरेपी की अपन बात करेंगे, मास थेरेपी क्या होती है, तो इसमें कैसे या मास थेरेपी या बात कर सकते हैं मास थेरेपी के बारे में या मास प्रोफाइलेक्सिस के बारे में। अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरी कम्युनिटी का एक साथ बहुत लोगों का प्रोफाइलेक्सिस के रूप में यूज करते हैं, तो उसे मास थेरेपी या मास प्रोफाइलेक्सिस के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या करना है, आपको डीईसी मेडिकेटेड साल्ट की सप्लाई लानी है। डीईसी मेडिकेटेड साल्ट, जिसमें क्या होगा, साल्ट में क्या मिला होगा, डीसी मिला होता है, डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट मिली हुई होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है माइक्रोफिलेरिया को किल करने के लिए। और यहाँ पर कितनी डोज होती है, तो 1 to 4 ग्राम डोज होगी इसकी। 1 to 4 ग्राम पर केजी साल्ट में देखने को मिलेगी, 1 से 4 ग्राम होती है वो पर केजी साल्ट में मिलाई जाती है। ड्यूरेशन की बात करें कि कितने दिन तक देना होता है, तो ड्यूरेशन कितनी होगी, 6 to 9 मंथ, 6 से लेकर के 9 महीने तक इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर मेनली
ड्यूरेशन होती है 6 से 9 महीने तक होती है। मास थेरेपी की बात करें, मैं वापस से क्विक रिवीजन करा देता हूं। फाइलेरियासिस को एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है। ये निमेटोड वर्म होती है, मेनली इसका पॉजिटिव एजेंट होता है वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई होता है, मेनली देखने को मिलेगा इंडिया में। लेकिन इंडिया से बाहर बात करें तो यहाँ पर ब्रूगिया टिमोरियन, ब्रूगिया मलाई दो और पाए जाते हैं, जिनको क्या है। वेक्टर की बात करें तो वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई का जो वेक्टर होता है क्यूलेक्स देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें ब्रूगिया टिमोरी और ब्रूगिया मलाई के वेक्टर की तो वहां पर मैनसोनिया देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं 8 से 16 मंथ का देखने को मिलेगा। बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, मेनली वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। वेक्टर से एक से पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। मेनली किसको अफेक्ट करती है? लिम्फ नोड को, लिम्फ वेसल्स को ये मेनली अफेक्ट करती है। बात करें इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फीवर विद चिल्स होता है। यहाँ पर लिम्फ नोड होती है एक्जिला की और इंग्वाइनल एरिया की, उसकी एडिनोपैथी हो जाती है, लिम्फेडेनोपैथी। साइज होगा लिम्फ नोड का वो बड़ा हो जाता है। स्वेलिंग हो जाती है टेस्टिकल की, ब्रेस्ट की लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाएगी। वल्वा वेजाइना के, वल्वा की सब या जेनाइटल ऑर्गन्स की या क्या होती है लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती है। बात करते हैं डायग्नोसिस की, जो मास प्रोफाइलेक्सिस के लिए एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस किया जाता है वो क्या करते हैं, वहां पर मेनली मास ब्लड सर्वे किया जाएगा और वहां पर एक ब्लड की थिक फिल्म बनाई जाती है। 20 क्यूबिक एमएम की थिक फिल्म बनाते हैं। इसको ब्लड को कब लेते हैं तो 8:30 पीएम टू 12 AM के बीच में ब्लड लिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा माइक्रोफिलेरिया देखने को मिलते हैं ब्लड में, इसलिए उस टाइम पर इसको लिया जाता है। बात करें इसके कि कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है तो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट होगा। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ये फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1955 में फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। बात करते हैं इसे नेशनल वेक्टर-बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में शामिल किया गया है फाइलेरियासिस को। आगे बात कही थी अपन ने ट्रीटमेंट के बारे में। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें माइक्रोफिलेरिया को किल करने के लिए तो वहां पर डीसी देते हैं, डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट देंगे। 6 mg पर केजी इसकी डोज होती है, 12 डेज तक दी जाती है, तो टोटल 72 mg पर केजी हो गया। बात करते हैं इसके साथ में आइवरमेक्टिन देते हैं, कितना दिया जाता है 200 mg पर केजी के हिसाब से इसको देते हैं। इसके बाद में बात किया था अपन ने कि अडल्ट वर्म के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है तो एल्बेंडाजोल होती है। एल्बेंडाजोल कितनी देते हैं 400 mg देते हैं। कब देते हैं? ओडी देते हैं, एचएस देते हैं सोने के टाइम पर, एचएस देंगे सोते टाइम पर देते हैं। ट्वाइस ए ईयर में 2 बार या एवरी 6 मंथ में इसको दिया जाता है। आगे बात करिए अपन ने प्रिवेंशन या मास प्रोफाइलेक्सिस के बारे में तो ड्रग ऑफ चॉइस थी यहाँ पर डीसी मेडिकेटेड साल्ट देंगे 1 to 4 ग्राम देते हैं पर केजी साल्ट में मिलाते हैं। ड्यूरेशन 6 to 9 मंथ का इसका ड्यूरेशन होता है। तो ये मेनली अपन ने पूरी तरीके से डीईसी के बारे में, पूरी तरीके से आपके फाइलेरियासिस के बारे में, इन सभी के बारे में अपन ने एक एक करके पढ़ लिया है। तो आने वाले जहां से भी क्वेश्चन आएगा आप वहां से उसको डील करके अच्छी आसानी से तरीके से बिना कुछ सोचे समझे अच्छी तरीके से आप माइंड फ्रेश करके आसानी से आंसर दे सकते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं तक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्योंकि क्या पता आने वाला कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले, आने वाला कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले। कि मैं रास्ते भी जानता हूं, मैं चलना भी जानता हूं, मैं रास्ते भी जानता हूं, मैं चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं तबीयत से जलना भी जानता हूं। मुझे मौन समझने की भूल मत करना कि मैं झट से पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूं डूब करके निकलना भी जानता हूं। तो उसी तरह जिस तरह से सूरज डूब करके दूसरे दिन उसी जोश जुनून और जज्बे के साथ निकलता है, उसी तरह आपको भी अपना जोश जुनून और जज्बा बरकरार रखना है। कि रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है, अक्सर वही एक दिन रिकॉर्ड तोड़ करके चले जाते हैं। कि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि वो लौट कर आपको समय देगा। इसलिए वक्त ना लगाइए निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। इसीलिए समय रहते आपको समझ आना है, क्योंकि समय और समझदारी होती है, इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि समय और समझदारी होती है दोनों एक
साथ नहीं आती है, लेकिन समय रहते अगर आप समझदार हो जाते हैं तो आप एक दिन सफल बन जाते हैं। क्योंकि जब आपके अंदर आपके पास समय रहता है तब समझदारी नहीं आती है, लेकिन जब समय समझदारी आती है तो समय आपका निकल चुका होता है। इसलिए समय और समझदारी दोनों के बीच तालमेल बिठा कर रखना है। जो समय रहते समझ जाता है वो एक दिन अपने मुकाम को या अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम भी उस माँ के बेटे हैं कि सोते रात सरल होगा, थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। इसलिए आप हमेशा अपनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत है एक दिन जरूर रंग आने वाली है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जानी है, दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार। बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बनाकर जाएगी। जिसने आज सर झुका करके पढ़ाई कर ली है, आने वाले समय पर सबसे ऊंचा सर उसी का रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समय का ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ हो। तो अपनों का कभी भी आपको साथ नहीं छोड़ना है, कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ना है। सबसे ज्यादा आपको अगर कोई प्यार करता है तो सबसे ज्यादा माता पिता होते हैं उनका, जिन्होंने अपने लिए आपके लिए उन्होंने कितने दर्द दुख दर्द सहे हैं उनको ही पता है, या आपको भी पता है। अगर आपने एक छोटी सी जिद की है तो उस जिद को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके पूरे अपने सपनों को की बलि चढ़ा करके आपके सपने पूरे किए हैं। इसलिए आपको उनको कभी भी दुख दर्द नहीं देना है। बात लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज तो रोज कंपनी भी कर देती है। इसलिए आप अपने घर वालों से अच्छी तरीके से बर्ताव करिए, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करिए और उनके आशीर्वाद लेते रहिए, ताकि आने वाली हर जिंदगी की मुश्किलें आसान होती चली जाएगी। कि मेरी जिंदगी में एक गम भी ना होता, मेरी तकदीर लिखने का हक अगर मेरी माँ को होता। तो इसलिए सबसे ज्यादा आपके बारे में कोई सोचता है तो आपके माता पिता होते हैं। तो इसीलिए आपको अपना फर्ज अदा करना है, जो अपने लिए आपने किया है उससे बढ़कर आपको अपने माता पिता के लिए करना है। तो मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इसी तरीके की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।